कैसे आप? उम्मीदानुसार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज जो है वो हम चर्चा करेंगे समास के बारे में। चर्चा कर रहे थे हम पिछले वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया हो गया समास पूरा। आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में कि आखिर ये तत्पुरुष समास क्या होता है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास समझने की दृष्टि से बिल्कुल आसान समास है और सबसे अधिक हिंदी में ना इसका प्रयोग ही किया जाता है, क्योंकि हम कई बार शब्दों को मिला करके बोल देते हैं और बीच की जो विभक्तियां हैं उनको हटा देते हैं। तो तत्पुरुष समास आपके उसी को दिखाएगा। तो पहले तत्पुरुष होता क्या है? तो तत्पुरुष में क्या होता है? बाद वाला पद प्रधान होता है। बाद वाला पद प्रधान, बाद वाला जो पद है यानी पीछे वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। पहले पद में आपके इसमें क्या हो जाएगी? विभक्ति जुड़ जाएगी। तो समझना बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसका जब हम तत्पुरुष समास करते हैं तो संस्कृत के मुताबिक ये होता है आपके द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। फिर इसमें कुछ शब्द होते हैं, तो मैं आपको केवल एक एक पद सभी का जो है वो उदाहरण बताते हुए समझाऊंगा और इसको हम हिंदी में भी समझ लेंगे। तत्पुरुष समास सीधा सा है कि जहां हमने बाद वाले पद में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया है और पूर्व पद में हमने विभक्ति का प्रयोग किया है, तो वो हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास। और ये होता किससे है? तो द्वितीय से लेकर के द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक इसका प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत के मुताबिक जो है, हिंदी में तो विभक्ति का प्रयोग होता नहीं है। तो हिंदी में आपके उसमें जो कारक प्रकरण के अंतर्गत आने वाले जो शब्द है, कारकों की जो पहचान है, उसके रूप में इसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखें इसको कैसे समझते हैं कि भाई जैसे पहला पद है द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति में एक शब्द लिखा मैंने, तो मैंने पद लिखा देखो संस्कृत के मुताबिक ग्रामगत। क्या लिखा है मैंने? ग्रामगत। ठीक है, तो ग्रामगत का अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी में होता है गांव को गया। तो जब आप कारक प्रकरण पढ़ते हो हिंदी में, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म को, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि जो पूर्व पद है यानी जो पहला पद है उस पद को हम करने के, ठीक है, द्वितीय विभक्ति में। तो मैंने क्या किया? ग्राम शब्द लिखा और उसके ऊपर बना दिया मैंने अनुस्वार, तो ये पद हो गया ग्रामम। और जो बाद वाला पद है, जैसे मैंने कहा प्रधान होता है, तो जैसा होता है उसको वैसे ही लिख दिया जाता है। तो इसका हिंदी में क्या है? तो हिंदी में इसका अर्थ हो गया गांव को गया। गांव को गया, ये पद है आपके द्वितीय विभक्ति में। फिर एक मैं आपको बता दे रहा हूं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में देखिए पद है नख भिन्न। क्या पद है? नख भिन्न। तो नख भिन्न शब्द का क्या है? इसका शब्द है नाखूनों से किसी चीज को अलग करना, भिन्न कर देना। तो इसका हो जाएगा विग्रह। क्या हो जाएगा? तो क्योंकि पद तृतीय विभक्ति से हो जाएगा, तो नखे भिन्न यानी नाखून से कोई सी चीज जब हम अलग करते हैं, ठीक है, तो नाखूनों से अलग, तो इसका हो जाएगा आपके हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? तो क्योंकि नखे जो पद है वो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो हो जाएगा नाखूनों से। दूसरा पद हमने छिड़ा ही नहीं है, वो भिन्न का हमने क्या रखा है? भिन्न ही रखा है। ठीक है, फिर हो जाएगा देखो तीसरा पद तृतीय विभक्ति में हो गया। इसके बाद जो है चतुर्थी विभक्ति में एक पद कर लेते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में एक पद हो गया देखो भूत बलि। भूत बलि, तो भूत बलि शब्द हमको क्या कह रहा है? भूत बलि का अर्थ क्या हो गया कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ पे बलि प्रथा थी, तो प्राणियों के लिए जो बलि दी जाती थी उसको हम भूत बलि कहते थे। तो इसका जो विग्रह करेंगे तो हमने क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का पद बना देंगे बहुवचन में। तो भूत शब्द चतुर्थी एकवचन का, चतुर्थी बहुवचन हो जाएगा। सॉरी, चतुर्थी का जो बहुवचन है, जैसे राम से होता है रामेभ्य, उसी तरह भूत से हो गया भूतेभ्य और बलि। ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आपके प्राणियों के लिए। जैसे कि संप्रदान कारक की पहचान होती है के लिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्राणियों के लिए बलि। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बाद ये चतुर्थी विभक्ति हो गया। पंचमी विभक्ति में क्या होता है? तो मैंने लिखा देखो चोर भयम। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, और आसान से इसको हम कर सकते हैं। वैसे तो भी धातु हो गए पंचमी विभक्ति से आप ये कारक प्रकरण में पढ़ाया जाता है। तो चोर भयम क्या होता है? तो चोर से भय, चोर से भय। तो चोर से भय हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको कारक प्रकरण जो है, क्योंकि संस्कृत में ये जो इनकी कारकों की पहचान होती है वो काम में नहीं ले जाती है, इसलिए से किस कारक की पहचान है? तो एक तो है कर्म कारक की और एक अपादान की। अपादान से, ठीक है, तो चोरात और पद लिख दिया मैंने भयम, यानी पूर्व पद को हमने पंचमी विभक्ति में किया है, बाद वाला पद प्रधान होने के कारण जैसा है वैसा ही लिख दिया गया है। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? चोर से भय। ठीक है मित्रों, फिर षष्ठी विभक्ति का एक उदाहरण जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है वो है आपके राजपुरुष।
ठीक है मित्रों, राजपुरुष। राजपुरुष का क्या हो है, जो राजा का सिपाही होता है उसको हम राजपुरुष के नाम से जानते हैं। तो ये पद हो रहा है राजा का। तो राजा सबसे षष्ठी विभक्ति का एक वचन जो बनता है वो पद होता है राज्ञ। क्या हो जाता है मित्रों, राज्ञ। और बाद वाला पद जैसा मैंने आपको बताया जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है। तो ये इसका विग्रह हो गया राज्ञ पुरुष। ठीक है, तो राज्ञ पद में राजा का पुरुष यानी सिपाही, राजा का सिपाही यानी जो भी सिपाही होता है वो राजा के लिए होता है। तो इसका हिंदी में विग्रह क्या हो जाएगा, तो राजा का सिपाही, राजा का सिपाही। ठीक है, अब देखिए सप्तमी विभक्ति में तो मैंने एक पद लिखा कार्य कुशल। कार्य कुशल का होता है अपने काम में, ठीक है, जो व्यक्ति कुशल होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट। तो इसका विग्रह हो जाएगा कि कार्य में कुशल। तो मैं अधिकरण कार्य की पहचान होती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर। ठीक है, तो कार्य इस शब्द को हम करेंगे सप्तमी विभक्ति में, तो हो जाएगा कार्य। और बाद वाला पद जैसे मैंने आपको बताया प्रधान होता है, तो ये आपका कुशल का कुशल ही रहेगा। तो इसका विग्रह क्या हो गया, कार्य कुशल, जिसका निमत हो जाएगा कार्य में कुशल, यानी जो अपने काम को करने में कुशल होता है उसको हम कहते हैं कार्य कुशल। बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समाज जो है ना, इस तत्पुरुष समाज से बनने वाले बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम हमारी जिंदगी में दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम कई बार कह देते हैं भाई, जैसे कुंभ का समय चल रहा है तो लोग कहते हैं गंगा जल लेके आना, तो हम बोल देते हैं केवल क्या, गंगा जल। ठीक है, तो गंगा जल है क्या आखिर, तो गंगा का जल। तो बीच वाला जो विभक्ति थी का के की वो हमने हटाई। ठीक है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा गंगा का जल। ठीक है मित्रों, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता वो शब्द जो है वो सामासिक पद हम जो है वो बोल रहे हैं, लेकिन इनका लगातार हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कई बार महानगर मध्य, यानी महानगरों के बीच में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। वो अधिकतर आपके किस समाज के उदाहरण होते हैं, वो अधिकतर आपके क्या होगी, पूर्व पद में विभक्ति जुड़ती है और बाद वाला पद जैसा होता है वैसा ही लिख दिया जाता है। ये तत्पुरुष समास की पहचान है। ठीक है, तो ये आपके लिए तत्पुरुष समास जो मैंने आपको द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक प्रत्येक का मैंने आपको एक एक उदाहरण देकर के बता दिया, और हिंदी में किस तरह से इनका विग्रह होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपको बताया को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का के की और अधिकरण में पर, यानी द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के सारों को मैंने आपको एक एक उदाहरण देकर के बता दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे दैनिक जीवन में कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हम बोलते हैं, जैसे पाठशाला, तो पाठशाला पढ़ने की शाला, विद्यालय, विद्यालय विद्या के लिए, ठीक है, विद्या का स्थान, ठीक है, जहां विद्या हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे पद हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में बोलते हैं, जिनका उपयोग हम जो है वो समास के रूप में करते हैं। ठीक है मित्रों, आगे के लिए मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जितना हो सके। धन्यवाद।